सारथी। प्रदेश में 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर सकती है धामी सरकार, राम भक्तों में दिख रहा उत्साह। बजट बनाने की तैयारियों में जुटी धामी सरकार, जनता के सुझाव के अनुरूप बजट होगा तैयार। बजट को अंतिम रूप देने से पहले जनता से संवाद। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारी में जुटी सरकार, सचिवालय में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज लेंगे बैठक। कई विभागों के अधिकारी रहेंगे मौजूद। अप्रैल माह में खुलेंगे चारों धामों के कपाट। लोकसभा चुनाव में विपक्ष को मात देने के लिए भाजपा बड़ा प्लान तैयार कर सकती है। 10% वोट बैंक और छोटे दलों पर फोकस। 28 जनवरी को उत्तराखंड दौरे पर मल्लिकार्जुन खड़गे, देहरादून में बड़ी रैली को करेंगे संबोधित। कांग्रेस जोर जोर से तैयारी में जुटी। 5 जिलों में आज बारिश बर्फबारी की संभावना। 3000 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का पूर्वानुमान। कई जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। हम बात करेंगे उत्तराखंड खबरों पर। खबर आपको बता देते हैं जहां पर बजट बनाने की तैयारियों में जुटी धामी सरकार। खबर देहरादून से, जहां बजट बनाने की तैयारियों में जुटी धामी सरकार, जनता के सुझाव के अनुरूप बजट होगा तैयार। सभी सेक्टर से जुड़े लोगों से सरकार करेगी संवाद। कृषि, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा क्षेत्र के प्रमुख लोगों से किया जाएगा संवाद। क्षेत्रों के प्रमुख लोगों के साथ गढ़वाल और कुमाऊं में भी किया जाएगा संवाद। पहला संवाद 20 जनवरी को सीएम आवास में किया जाएगा आयोजित। 1 फरवरी को नैनीताल में होगा सीधा संवाद कार्यक्रम। एक फरवरी को नैनीताल में होगा सीधा संवाद कार्यक्रम। आने वाले महत्वपूर्ण सुझाव बजट में किए जाएंगे शामिल। बजट को अंतिम रूप देने से पहले जनता से किया जाएगा संवाद। प्रदेश में 2024-25 में दिया जाएगा बजट को अंतिम रूप। बजट बनाने की तैयारियों में जुटी धामी सरकार। खबर हम आपको राजधानी देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर जनता के सुझाव के अनुरूप बजट किया जाएगा तैयार। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शुभम कोटनाला जुड़े हुए हैं। शुभम, देखा जाए तो जिस तरीके से इस बार बजट में आम लोगों के हिसाब से बजट तैयार करने की बात सामने आ रही है, जिसमें एक संवाद कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद जो प्रमुख बजट के लिए प्रस्ताव होंगे उन्हें इस बार शामिल किया जाएगा। अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखें तो इस बार धामी सरकार बजट जो बनाने जा रही है 2024-25 का, उसमें धामी सरकार का लक्ष्य है कि बजट जो है पूर्ण रूप से आम जन के पक्ष में हो और आम जन की जो मूलभूत समस्याएं हैं या जो भी उनकी कमियां हैं, जो भी उनके सुझाव हैं, उनको बजट में शामिल कर लिया जाए। क्योंकि एक आम जन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही साथ एक बजट में क्या कुछ चीजें ऐड की जानी चाहिए, क्या कुछ चीजों में बजट में बढ़ाया जाना चाहिए, क्या कुछ बातें हैं जो बजट में रखी जानी चाहिए, इसके लिए आम जन का सुझाव बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए धामी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि वह आम जन से संवाद करेगी, जिसके बाद ही जो बजटीय वर्ष है 2024-25 उसमें बजट को लाया जाएगा और उसके अनुरूप ही, आम जन के अनुरूप ही बजट को रखा जाएगा। इसमें हम देखें तो पर्यटन क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र से, उद्योग क्षेत्र से और तमाम क्षेत्रों से यहाँ पर लोगों से सीधा संवाद किया जाएगा। यहाँ 20 जनवरी को देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास पर इसका पहला संवाद किया जाएगा, जिसमें तमाम ऐसे लोगों को जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पर्यटन के, कृषि के, उद्योग के, तो तमाम जो क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं वहां पर एकत्रित होंगे और वहां पर विस्तार से इस पर जो भी सुझाव मांगे जाने हैं जनता से, लोगों से, वो सुझाव वहां पर अपने रख सकते हैं। जिसके आगे धामी सरकार ने जो भी कहा है कि बजट जो है आम जन के अनुरूप होना चाहिए और आम जन को, क्योंकि इसके लिए आम जन के लिए ही नीति लाई जाती है, लाभकारी योजनाएं लाई जाती है, तमाम तरह के जो स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी बातें होती है, उनको आम जन एक बेहतर तरीके से समझता है और बेहतर तरीके से उसको बता सकता है और उसको बजट में शामिल किया जाना बहुत ही आवश्यक होता है। धामी सरकार का पूरा लक्ष्य यही है कि
ज्यादा से ज्यादा आम जन के सुझाव लिए जाएं। इसके क्रम में हम आगे देखें तो फिर 20 जनवरी के बाद 1 फरवरी को भी नैनीताल में सीधा संवाद किया जाएगा, जिसमें भी यही क्षेत्र से जुड़े हुए लोग आएंगे और उसमें अपने सुझाव दे सकेंगे सीधे तौर पर। और जो भी उनके सुझाव हैं, धामी सरकार ने बताया है कि जो भी उनके सुझाव होंगे उनको बजट में हम शामिल करेंगे और बजट आम जनता के अनुरूप ही बनाया जाएगा, जिससे कि आम जनता जो एक संतुष्ट हो सके। और क्योंकि आम जनता बजट से काफी ज्यादा उसमें महत्व आम जनता का होता है, आम जनता के सुझाव बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं ऐसा। और धामी सरकार का शुरू से ही यह दावा है कि धामी सरकार आम जन के लिए ही कार्य कर रही है, आम जन के लिए ही नीतियां बना रही है। और इसी क्रम में धामी सरकार ने निर्णय लिया है। हालांकि ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आम जनता से जो सुझाव लिए जा रहे हैं अभी सरकारों द्वारा, तो वो आम जनता के कितने सुझाव इंप्लीमेंट किए जाते हैं। वहीं हम विपक्षी दल की बात करें तो विपक्षी दल ने भी इसमें कांग्रेस ने महत्वपूर्ण अपनी टिप्पणी दी है और लगातार इस पे हमला शुरू से ही करती आ रही है कि आम जन के अनुरूप तो बजट सरकार बनाना चाहती है, लेकिन उससे सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। लेकिन उन सुझावों को कितना इंप्लीमेंट किया जाता है, उन सुझावों को कितना लाया जाता है और बजट में कितना शामिल किया जाता है, यह देखने वाली बात होगी। बिल्कुल शुभम, देखा जाए तो जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है कि जो लोग हैं उनकी सहूलियत के हिसाब से इस बार बजट का जो है निर्माण किया जाएगा और उनसे सीधा संवाद किया जाएगा। इस क्षेत्र से जुड़े कुछ प्रमुख लोगों का चुनाव करके उनसे बातचीत की जाएगी और उसके बाद जनता की सहूलियत के हिसाब से बजट में प्रस्ताव जो है वो रखे जाएंगे। तो क्या अभी तक जिन प्रमुख लोगों की बात की जा रही है, क्या उनका चुनाव कर लिया गया है कि कौन कौन से प्रमुख लोग हैं जो कि इस चर्चा में शामिल होंगे? जी बिल्कुल, जैसे कि बताया है धामी सरकार ने कि इसमें प्रमुख लोग जो हैं शामिल होंगे पर्यटन, कृषि और उद्योग और तमाम जो क्षेत्र हैं उनसे जुड़े हुए लोग। क्योंकि हम देखें तो उत्तराखंड में का एक पर्यटन जो है वहां से बहुत ज्यादा उत्तराखंड के लोग वहां से स्वरोजगार और रोजगार से जुड़े हुए हैं। इसलिए जो भी इस क्षेत्र में जो भी नीति लानी है और जो भी बजट की एक संभावना है कि बजट के अनुरूप होना चाहिए, इसलिए महत्वपूर्ण लोगों को वहां पर रखा गया है। और अब बैठक में 20 जनवरी को जो बैठक है उसमें ये लोग शामिल होंगे और शामिल होने के बाद इसमें अपने सुझाव, महत्वपूर्ण सुझाव देंगे, जिसको धामी सरकार इसको नोटिस करेगी और उन सुझावों को अपने लाने का प्रयास करेगी। क्योंकि धामी सरकार लगातार ही कह रही है कि जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनके पास कई बातें ऐसी होती है, कई सुझाव इस तरह के होते हैं जो कि सरकार के लिए बहुत ही महत्व के साबित होते हैं। क्योंकि अक्सर बजट में देखा गया है कि बजट आम जनता कहीं ना कहीं बजट से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं उनकी जो बातें होती है वो सरकार तक पहुंचने में एक बैरियर क्रिएट होता है, जिसको हटाने के लिए ही सरकार ने महत्वपूर्ण कदम लिया है। और इसमें जो संवाद है वो सरकार अब करने जा रही है और इसके बाद ही सरकार जो भी है बजट की जो जिस तरह से ड्राफ्ट तैयार होगा और उसको विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा, वही इसकी बात स्पष्ट हो पाएगी कि जो सुझाव मांगे गए हैं जनता से वो कितने इंप्लीमेंट लाई है सरकार, ड्राफ्ट में कितना उसको रखा गया है। ये बातें अभी आनी बाकी हैं। फिलहाल अभी लोग हैं जो तमाम क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनसे भी सुझाव मांगे जा रहे हैं। बिल्कुल शुभम, देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सरकार का एक बेहद अच्छा कदम भी माना जा रहा है, क्योंकि वो आम जनता से उनके सुझाव मांगेंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं बजट में प्रस्ताव देखे जाएंगे। क्योंकि जैसे कि आपने भी जानकारी दी कि बजट के बाद आम जनता संतुष्ट नहीं दिखती है, तो उसके बाद जिस तरीके से धामी सरकार ने ये कदम उठाया है तो ये बेहद अच्छा कदम भी माना जा रहा है जनता के हिसाब से, क्योंकि इसमें जनता की सहूलियतें भी शामिल होंगी। बहुत शुक्रिया शुभम आपका, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से धामी सरकार बजट की तैयारी कर रही है, उससे पहले धामी सरकार ने एक अहम फैसला लिया है जिसमें वो आम लोगों से चर्चा करेंगे और उनके महत्वपूर्ण सुझाव सुनेंगे, जिसके बाद अगर उन्हें उन सुझावों में कुछ ठीक ठाक लगता है तो वो प्रस्तावों में भी शामिल कर सकते हैं। बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की तैयारी शुरू। आज 11 बजे चारधाम यात्रा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया जाना है। आज 11 बजे चारधाम यात्रा को लेकर किया जाएगा महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन। सचिवालय में पर्यटन मंत्री
सतपाल महाराज लेंगे बैठक। बैठक में कई विभागों के अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। आज सुबह 11 बजे चारधाम यात्रा को लेकर किया जाएगा महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन। सचिवालय में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज लेंगे बैठक। बैठक में कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। अप्रैल माह में खुलेंगे चारों धामों के कपाट। उससे पहले आज चारों धामों को लेकर के एक अहम बैठक का आयोजन किया जाना है, जिसमें चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी कड़ी में आज सुबह 11 बजे चारधाम यात्रा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया जाना है। आपको बता दें कि इस बैठक में सचिवालय में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज इसकी अध्यक्षता करते नजर आएंगे। वहीं बैठक में कई विभागों के अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। आज सुबह 11 बजे चारधाम यात्रा को लेकर किया जाना है महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन। सचिवालय में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज लेंगे बैठक। तो इसी खबर पर हमारे साथ लगातार संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी जानकारी लेंगे। तो बता दें कि शुभम कोटनाला और संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, देखा जाए तो जिस तरीके से आज चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की तैयारियों को लेकर के बैठक का आयोजन किया जाना है, जिसमें कई महत्वपूर्ण लोगों के शामिल होने की बात भी सामने आ रही है, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखें तो चारधाम यात्रा उत्तराखंड प्रदेश की एक संस्कृति और पूरी सभ्यता को दर्शाती है और चारधाम यात्रा से ही उत्तराखंड का एक जो स्वरूप है और देवत्व स्वरूप है वो दिखाई पड़ता है। इसलिए चारधाम यात्रा पर ही हर वर्ष बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है और हमने देखा है प्रत्येक वर्ष की भांति चारधाम यात्रा में सरकार कुछ ना कुछ नया जरूर लेकर आती है। कुछ जो लोगों की सुविधाएं हैं, चाहे वो टिकट संबंधी हो, चाहे वो आवागमन संबंधी हो, चाहे वो रहने खाने की व्यवस्था हो, चाहे वो दर्शन करने की व्यवस्था हो, इन सभी पर सरकार का पूरा फोकस रहता है। और इसी के संबंधित अभी हम देखें तो कुछ माह बाकी हैं, हालांकि क्योंकि तैयारियों में काफी समय लगता है, इसलिए सतपाल महाराज जो पर्यटन मंत्री है उन्होंने सचिवालय में इसकी बैठक रखी और तमाम इसमें अधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे, जिनसे कि तमाम जो चर्चाएं होंगी। और बीते वर्ष हमने जो देखा था कि सरकार ने और पर्यटन विभाग ने काफी तैयारियां इसकी और करी थी जी, जिससे कि यह यात्रा पूरी सफल हो पाए, लेकिन उसके बाद भी काफी कमियां और खामियां हमें देखने को मिली थी। जैसे देखने को मिला था कि जो घोड़ा खच्चर है वहां पर उनकी स्थिति काफी दयनीय थी। हमने देखा भी है कि हाई कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया और PIL के माध्यम से भी हाई कोर्ट ने इस पर सरकार को बताते हुए कहा कि इसकी आप व्यवस्था सुधारिए। जो भी घोड़ा खच्चरों की स्थिति है, हाई कोर्ट तक ये मामला पहुंचा। उसके बाद सरकार ने भी इस और कदम काफी बेहतर बढ़ाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये कमियां हर वर्ष देखने को मिलती है। इसीलिए अब इसको कमियों को दूर करने के लिए ही ये बैठक बुलाई गई है और जो बीते वर्ष जो कमियां रह गई थी वो कमियां इस वर्ष ना दोहराई जाएं, पर्यटकों को किसी संबंधी कोई शिकायत या कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही जो भी घोड़ा खच्चर संचालक हैं उनके जो भी नियम होते हैं कि कितने फेरे में उनको रेस्ट देना है, घोड़ा खच्चरों को रेस्ट देना है और किस मार्ग से जो मार्ग तय किया गया वो कैसा है, वहां पर रहने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ओवर रेटिंग ना हो। हमने बीते वर्ष देखा भी था कि बारकोड के माध्यम से वहां पर पैसे लिए जा रहे थे, हालांकि बाद में उस मामले को हल कर लिया गया था, लेकिन बहुत मामला तूल पकड़ा गया और विपक्षी दल भी लगातार इसमें यही कह रहा है कि चारधाम यात्रा पूरे उत्तराखंड की छवि को दर्शाता है। पूरे उत्तराखंड के जो एक देवता और देवी देवताओं वाला प्रदेश है उत्तराखंड, उसमें कहीं ना कहीं अगर अव्यवस्थाएं होती है तो कहीं ना कहीं वो पूरे प्रदेश की जो है खराब छवि को पेश करता है और आने वाले पर्यटक अगर यहाँ से चारधाम यात्रा में किसी परेशानी या दिक्कतों से जूझते हैं तो कहीं ना कहीं प्रदेश की भी छवि खराब होती है। और बिल्कुल, देखा जाए तो शुभम, जिस तरीके से सरकार अभी से ही तैयारियों में जुटी हुई है और अप्रैल माह में चारधामों के कपाट खोले जाने हैं और उससे पहले आज एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया है, जिससे जाहिर तौर पर यह दर्शाया जा रहा है कि जो पिछले साल चारधाम
चारधाम यात्रा में कुछ खामियां नजर आई थी, जिसको लेकर विपक्ष ने भी सत्ता पक्ष को आड़े हाथों लिया था, तो वो गलतियां दोहराई ना जा सके, कहीं ना कहीं ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है इस बैठक का। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस बैठक के बाद क्या अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया शुभम आपका, हमारे साथ जुड़े रहे आप, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता देते हैं कि चारधाम यात्रा को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया जाना है, जिसकी अध्यक्षता पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज करते नजर आएंगे। इस बैठक में कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। वहीं देखा जाए तो पिछले साल को चारधाम यात्रा में आने वाली परेशानियों को लेकर के इस बैठक में कहीं ना कहीं बात की जा सकती है। तो आपको बता दें कि चारधाम यात्रा अप्रैल में शुरू होगी, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं सरकार पिछले साल की गलतियों को ना दोहराए, इसको लेकर के अभी से ही एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जितनी भी परेशानियां पिछले साल आई थी उनसे निपटारा किया जा सके। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करेंगे खबरों का। उससे पहले उत्तर प्रदेश के उन्नाव से खबर सामने आ रही है, वो आपको बता देते हैं, जहां पर आतिशबाजी से भरा ट्रक बना आग का गोला। आतिशबाजी भरे तमिलनाडु नंबर ट्रक में लगी भीषण आग। तमिलनाडु से बहराइच जा रहा था ट्रक। ट्रक में राम कृष्ण सहित अन्य भगवानों के थे कैलेंडर। 3 घंटे तक आतिशबाजी दगती रही, जलता रहा ट्रक। घटना से राकेश के घर की छत पर फैले कपड़े भी जले। चालक और परिचालक अपनी जान बचाकर भागे। एसएचओ फायर एसओ ने दमकल कर्मियों के आग पर पाया काबू। घटना से राकेश के घर की छत पर फैले कपड़े भी जले। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अरुण अवस्थी जुड़े हुए हैं। अरुण, देखा जाए तो जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि तमिलनाडु से ये आतिशबाजी भरा ट्रक आ रहा था, जिसमें आग लग गई और काफी भीषण आग लगने की बात भी सामने आ रही है। बिल्कुल देर रात का ये पूरा मामला है, जो आतिशबाजी से भरा हुआ एक ट्रक था, जिसमें अज्ञात कारणों से आग लगी। हालांकि अभी तक प्रशासन की तरफ से आग लगने के कारणों की जानकारी नहीं बताई गई है। तो देर रात का जो ये मामला, इसमें जो खरगी खेड़ा गांव पड़ता है उन्नाव से पूर्वा रोड पे, इस गांव के सामने इस ट्रक में आग लगती है और आग लगभग 3 घंटे तक ट्रक जलता रहता है। इस बीच जो ट्रक का क्लीनर था और ड्राइवर था, वो खून की अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन 3 घंटे तक ट्रक में आग लगी रहती है, ट्रक जलता रहता है। और उसके बाद जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी और स्थानीय कोतवाली के एसएचओ मौके पर पहुंचे, उसके बाद आग पे काबू पाया जाता है। हालांकि पुलिस की तरफ से जांच की बात कही जा रही है, लेकिन जांच आग किन कारणों से लगी, इसका अभी तक कोई भी बयान किसी भी तरफ से नहीं आया है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से अभी तक ये भी बात सामने नहीं आई है कि आखिर किन कारणों से माफ कीजिएगा आग लगी है, तो जाहिर तौर पर ये एक जांच का विषय भी निकल कर सामने आ रहा है। वहीं जैसे कि आपने भी जानकारी दी कि चालक और परिचालक आग लगने से पहले गाड़ी से कूदकर भाग गए थे, जिससे वो सुरक्षित हैं। इसके अलावा किसी की जनहानि की बात तो सामने नहीं आ रही है। बिल्कुल किसी भी तरीके की कोई जनहानि की बात सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई, निश्चित रूप से अगर रात का मामला ना होता तो एक बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन आग के कारणों को लेकर के और आतिशबाजी लदा ट्रक इस समय कहाँ जा रहा था, हालांकि बहराइच जाने की बात जो ट्रक के चालक परिचालक है वो बता रहे हैं, लेकिन किस तरीके से ये आतिशबाजी जा रही थी, किन कारणों से जा रही थी, इस तरीके की जांच की बात अभी स्थानीय पुलिस कर रही है। जी, और साथ ही भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आग लगी है, तस्वीरें भी हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, काफी भीषण आग दिखी जा रही है, तो आखिर कितने समय में जो है फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचा था? क्योंकि देखा जा रहा है कि इलाके में काफी लोग भी नजर आ रहे हैं, आबादी वाला क्षेत्र है, तो किसी भी जनहानि की खबर आ सकती थी सामने।
बिल्कुल जनहानि हो सकती थी। अगर रात का मामला ना होता तो निश्चित रूप से जनहानि हो सकती थी, लेकिन जिस तरीके से फायर ब्रिगेड पहुंची और फायर ब्रिगेड ने पहुंचने के बाद में आग पे काबू पाया। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है लगभग 3 घंटे तक आतिशबाजी होती रही, आग लगी रही और उसके बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ी और स्थानीय प्रशासन पहुंचा है और उसके बाद इस आग पे काबू पाया जा सका था। जी, बहुत शुक्रिया अरुण जी आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि उन्नाव से ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर एक ट्रक में भीषण आग लग गई। आतिशबाजी से भरा था ये ट्रक, जो कि जिस कारण से आग लगी है उसकी अभी तक जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। पुलिस का कहना है कि जांच का विषय है, जल्द ही जांच कर ये बात सामने आएगी कि आखिर किन कारणों से ट्रक में आग लगी। आपको बता दें कि इस ट्रक में आतिशबाजी का सामान भरा हुआ था और साथ ही भगवान के भी कैलेंडर्स इस ट्रक में मौजूद थे। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पर 5 जिलों में आज बारिश बर्फबारी की संभावना। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में बारिश की जताई संभावना। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले में बारिश की जताई संभावना। वहीं आपको बता दें कि 3000 मीटर ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी का पूर्वानुमान। 3000 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का पूर्वानुमान। हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में छाया घना कोहरा। कई जिलों में कोल्ड डे का येलो अलर्ट। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल में मध्यम कोहरे का पूर्वानुमान। 5 जिलों में आज बारिश और बर्फबारी की संभावना। खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में बारिश की संभावना जताई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शुभम कोटटाल जुड़े हुए हैं। शुभम, देखा जाए तो जिस तरीके से मौसम विभाग ने कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है और बारिश की संभावना जताई है, तो इसको लेकर के जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी देखते हैं, उसी तरीके से मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ती है। तो क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि पहाड़ों में बारिश के बाद मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ सकती है? जी बिल्कुल, देखें तो यहाँ पर उत्तराखंड में अभी हम बात करें तो सर्दी के मौसम में अभी तक वर्षा नहीं देखी गई है। ये एक बहुत ही अचंभे की बात कही जा रही है, क्योंकि इस मौसम तक अभी तक इस महीने तक वर्षा हो जाती थी, लेकिन अभी तक नहीं देखने को मिली है। लेकिन ये एक अच्छी खबर आई है मौसम विभाग की ओर से कि 5 जिलों में, उत्तराखंड के 5 जिलों में वर्षा हो सकती है, जिसमें कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, इन 5 जिलों में बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। वहीं हम देखें तो एक येलो अलर्ट भी जारी किया गया है मैदानी क्षेत्रों के कुछ जिलों के लिए, जिसमें हरिद्वार और उधम सिंह नगर शामिल है। वहीं हम देखें तो मध्यम वर्ग का कोहरा भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है, हल्का, देहरादून और हरिद्वार में। तो हम देखें तो तमाम मौसम विभाग ने जानकारी साझा की है और अगर इन ऊंचाई वाले इलाकों में भी इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है कि 3000 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में, उत्तरकाशी और चमोली के जो 3000 मीटर से ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां पर बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। तो हम, जैसे आपने बताया कि बर्फबारी जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में पड़ती है तो वहां से फिर ठंड भी मैदानी इलाकों में आ जाती है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है, अभी तक ऐसा संभावना जताई जा रही है और इससे ठंड में कहीं ना कहीं जो इजाफा होगा वो हमें देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर शुभम, देखा जाए तो अगर पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी होगी तो उससे ना सिर्फ पहाड़ों में बल्कि मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ती नजर आएगी। और उसके बाद मौसम विभाग ने भी देखा जाए तो अलर्ट जारी कर दिया है, जहां पर उन्होंने ये भी अलर्ट जारी किया है कि कोल्ड डे का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। बहुत शुक्रिया शुभम आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता देते हैं कि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जहां पर पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है, जिससे जाहिर तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ेगी। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।